हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रकट हुआ हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और ये इसकी ज़रूरत मैंने इसलिए समझी क्योंकि रिसेंटली जो मेरा अनुभव रहा है बिहार में बीपीएससी का एक इंटरव्यू जो मैंने फेस किया था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी ऐसी जो मुझे सीखने को मिली और वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, जो कि आने वाले इंटरव्यूज़ हैं जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, इसमें काफ़ी सहायता मिल सकती है आप लोगों को। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में मैं इंडियन रेलवे में इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। और तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, जो कि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, बट वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होते। यहाँ कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीज़ें जो बताना चाहूँगा, जो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, स्पेशली अभी तो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि आप दूसरी की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें। लोग भटकाव में ज़्यादा आते हैं। कोई सारे ग्रुप्स में जो एक्टिव रहते हैं मेंबर्स, उसमें हर लोग 10 तरह की बातें बोलते हैं, उसमें लोग सुन के उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट ना हो फ्रेंड्स, अपनी जो पोटेंशियल है उस पर ज़्यादा फोकस, उस पर ज़्यादा विश्वास रखें, उस पर फोकस करें, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा वर्क करें। वीकनेस तो जो है उस पर वर्क करना ही है, बट स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा वर्क करें, क्योंकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा पॉइंट दिलवा सकती है। और जो वीकनेस है वो ठीक है, आप अगर माइनर है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं इंटरव्यू में जब भी आप फेस करते हैं तो, बट जो स्ट्रेंथ है वही आपको आपके मार्क्स दिलवाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट जो होता है जो प्रिपरेशन इंटरव्यू का, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उस पहलू को पहले गौर करना है कि किस चीज़ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का इंटरव्यू था, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा कैंडिडेट्स को उसके लिए, तो लोग काफ़ी लंबा प्रिपरेशन किए इंटरव्यू का, बट हमने जो एक जनरल जो अप्रोच है बस उसकी तरफ ही ध्यान दिया कि जो हर जगह पे जो फॉलो किया जाता है, बट जो रियल इंटरव्यू हुआ वो इससे बिल्कुल इतर था। इतर इन सेंस कि बोर्ड ने इस बात को समझा कि लोगों को काफ़ी समय मिला है, तो रटी रटाई बातें तो वो जानते ही होंगे, तो कुछ नया अप्रोच उन्होंने लिया जिसमें कि जो बेसिक साइंस और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, उस पर ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। तो ये साई के लिए भी लागू होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये साई को देखा जाए इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में तो ठीक है, ये नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी है, बट बात जब बेसिक साइंस की होती है तो वो साइंस और नॉन साइंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लें, जैसे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में अगर आपसे पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में इफ़िशियंसी किसकी ज़्यादा होती है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये कार्बोरेटर है या उसे और भी स्पार्क प्लग है तो इसके क्या यूजेज हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपसे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पूछे जा सकती है। बेसिक डिफिनेशन पूछ सकता है कि हाँ, एनर्जी किसे बोलते हैं, फोर्स किसे बोलते हैं। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि ये नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए भी है तो हमसे साइंस तो कुछ पूछेगा नहीं, जैसे एफआरओ में पूछा गया। ऐसे देखा जाए तो एफआरओ में भी बाकी स्टेट्स में इतना डिटेल्स में साइंस नहीं पूछते जितना कि यहाँ पूछा गया। तो डिटेल्स क्या बोल सकते हैं कि डिटेल्स में उनसे ही पूछा गया जो 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 कोर साइंस से थे और जिनके पास उस लेवल का एक्सपोजर था, उनसे उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जिनका साइंस था बट उतना एक्सपोजर नहीं था, उनसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए। तो जैसे अगर हम इंटरव्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। एक मिनट। जैसे फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप टेंशन होना लाजमी होता भी है, बट
जितना हो सके उतना आप रिलैक्स करें अपने आप को, क्योंकि आप जितना रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा सोच पाएंगे वहाँ पे। जितनी ज़्यादा घबराहट होगी आप सोच नहीं पाओगे इंटरव्यू में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, जिससे कि आपकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग जो है वहाँ पे वही मेंटेन रहे जो आप नेचुरल है आपके पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। उसका जो ही आप इंटर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इंटर कर रहे हैं तो वो टाइम को देखते हुए कि क्या वो गुड मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का टाइम है या नून है या आफ्टरनून है, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो उस हिसाब से ही आप उनको विश करें। कई कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि उन्हें आदत होती है हर चीज़ में हर समय में गुड मॉर्निंग बोलने की, या हड़बड़ाहट में बोल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका इंटरव्यू आफ्टरनून में होता है तो आफ्टरनून ही बोलना है, या इवनिंग में होता है तो इवनिंग ही बोलना है। तो पहली बात को इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप अंदर इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर के सामने जब जाते हैं तो सबको इंडिविजुअली विश करना है। सबसे पहले जो चेयरमैन है उनको विश करना है। अगर कोई लेडीज़ कैंडिडेट हैं मतलब लेडीज़ मेंबर हैं बोर्ड में, तो पहले लेडीज़ मेंबर को विश करना है, फिर चेयरमैन सर को विश करना है, बाकी फिर जितने मेंबर हैं उनको विश करना है। उसके बाद अपने मतलब चेयर के सामने खड़े हो जाना है। जब आपको बोला जाए बैठने को तभी आप थैंक यू बोल के बैठ जाए। बैठने का जो है उसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बैठे तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, जिससे कि आपको बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। तो आप अपने आप को पहले ही इनिशियल स्टेज में ही एडजस्ट कर ले कंफर्टेबल पोजीशन में, और अपना हैंड को इस तरह से रखें जिससे कि आपका हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो। अगर नॉर्मल तो ये होता है कि अपने पैर के ऊपर दोनों हाथ रखें, वो सबसे बेस्ट है। बट किसी का हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाते वो मतलब अपने एक्सप्रेस करने में कभी किसी चीज़ को, तो अपने दोनों हाथ को ऐसे लॉक करके भी रख सकते हैं। हालांकि ये प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन अगर किसी की आदत है अपने हाथ को बार बार मतलब उठा के बात करने की, तो ऐसा कर सकते हैं अपने उससे हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। फिर तीसरी बात ये आती है, कई बार बोर्ड मेंबर कुछ क्वेश्चन जो पूछते हैं, एक जनरल क्वेश्चन कि हाँ आप ऐसा इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं। तो इस बात पे हमेशा गौर करें कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर हम इसको सिर्फ क्वेश्चन के तौर पर देखें तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हर कोई जवाब दे सकता है। बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे दिखाता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है इस डिपार्टमेंट में आने की। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू होता है। हालांकि एफआरओ के जो इस इंटरव्यू में मेरे से ये पूछा गया कि आप रेलवे में हैं, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, 4200 ग्रेड पे जॉब में है, तो फिर क्यों 4200 ग्रेड पे में स्टेट गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। तो वहाँ मेरे पास बोलने को बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट वही बात होती है कि हम एक नेचुरल अपना जो टेम्परामेंट होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब एक सहज स्थिति में नहीं होते, तो उतना सोचने की क्षमता वहाँ नहीं बाकी रह पाती है हमारी। तो जैसा मैंने सिंपली ऐसा बोल दिया कि सर इसमें करियर प्रोग्रेशन ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं आना चाहता हूँ इस सेक्टर में, मतलब इस डिपार्टमेंट में। बट सही आंसर इसका ऐसा हो सकता था कि सर मैं यहाँ रेलवे को छोड़ के इधर इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि इसमें एक बेहतर इस डिपार्टमेंट में बेहतर करियर प्रोग्रेशन है। उसके अलावा इसको ऐसा बोल सकता था मैं कि हाँ यहाँ पे एडवेंचर के काफ़ी स्कोप्स हैं और मैं एडवेंचर मुझे काफ़ी पसंद है। उसके अलावा हम ये बोल सकते थे कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं रेलवे में या फिर पावर प्लांट में, वो इस डिपार्टमेंट के वर्क जो भी वर्क कल्चर है उसमें काफ़ी यूटिलाइज हो सकता है। तो मैं एक कनेक्शन देखता हूँ सर अपने प्रेजेंट जॉब में और ये जो अभी जिस जॉब को के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। और उसके अलावा ये है कि सर कि जो मेरी क्वालिटीज़ हैं वो इस जॉब के रिक्वायरमेंट्स के काफ़ी मैच करती है। तो ऐसा बोलने से हो सकता है कि फिर आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करे कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है जो काफ़ी जो आपको इस डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट को मैच करती है। तो वो अपने हिसाब से बता सकते हैं, जो भी बताना है रियल बताना है, क्योंकि खासकर जब बीपीएससी के जो बोर्ड के एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं वो आप कुछ भी अननेसेसरी कुछ बोलेंगे तो वो उसको कोट कर लेते हैं, फिर उस पर वो फंसाते हैं आपको। तो जो आप रियल हैं, जो सही मायने में आप हैं, उसी पर बात करें तो आपका इंटरव्यू जिससे जो क्वेश्चन निकलेगा उसका भी आप जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद
ऐसा है कि जो भी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि कभी-कभी क्वेश्चन जो पूछते हैं आपको पता होता है बट आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे इंटरव्यू में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्मॉल पावर प्लांट्स होते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? तो मुझे वो आंसर पता था कि उसको कैप्टिव पावर प्लांट बोलते हैं, बट वहाँ मैं समझ नहीं पाया कि वो किस सेंस में पूछना चाह रहे हैं, तो मैं चुप हो गया। बेहतर ये होता कि या बेहतर ये होता है कि अगर आपको डाउट हो तो आप उनसे पूछ लें कि सर आई बेग योर पार्डन बट फॉर मतलब फॉर नोइंग कि सर आप किस सेंस में पूछना चाहते हैं सर कि उसको क्या बोलते हैं उस प्लांट को। तो ऐसे चीज़ें हैं जो कभी कभी इंटरव्यू में आपको समझ में नहीं आती वो क्या पूछना चाह रहे हैं, तो आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं सर रेस्पेक्टफुली कि सर आप किस सेंस से पूछना चाहते हैं। ऐसा ही है कि जब इसी तरह की पहलू पे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया चेयरमैन साहब से कि टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बताएं। अब टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में हम मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो किस से रेस्पेक्टिव पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो वहाँ भी मैं चुप रह गया, मैं बता रही, हालांकि मैं उनसे पूछ सकता था, मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें रोटेट हो रही थी उस समय कि एरियल रूट्स होते हैं, ग्राउंडेड रूट्स होते हैं, तो मैं उनसे पूछ सकता था कि सर मतलब टाइप्स ऑफ रूट ऑन व्हाट बेसिस। तो इससे क्या होता है, अगर वो क्लेरिफाई कर देते तो हम उस पर बेहतर तरीके से सोच सकते थे। तो ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें हैं बट बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है इंटरव्यू में। उसके अलावा कुछ और गलतियाँ जो मुझसे हुई वो मैं इससे साझा करना चाहूँगा कि जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। बट उन्होंने पूछा कि जाइलम टिश्यू के थ्रू कैसे होता है, तो एक जनरल अप्रोच में आप यही बोलेंगे कि, और एक फर्स्ट जो थिंकिंग आई है आपके माइंड में कि ऑब्वियसली कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ तो कैपिलरी के थ्रू ही होता होगा, तो मैंने भी कैपिलरी ही बोला। बट अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चेयरमैन साहब ने बोला ओके छोटे प्लांट के लिए तो ठीक है कैपिलरी एक्शन से हो जाएगा, बट जो लंबे प्लांट्स होते हैं 50 मीटर 40 मीटर 50 मीटर उसके में कैसे होगा। तो यहाँ मुझे उनकी बातों पर गौर करना चाहिए था, जो कि मैं उनकी बातों पर गौर नहीं किया, मैं अपने ही फ्लो में जा रहा था। अगर मैं ज़रा सा उनकी बातों पर गौर करता तो वो ये कहना चाह रहे थे कि बड़े प्लांट से कुछ तो अलग होता है। तो यहाँ मेरे दिमाग में आया भी कि एक ट्रांसपीरेशन हो सकता है, और सर बोल भी रहे हैं कि बड़े प्लांट्स में कैसे होगा, छोटे प्लांट्स में तो ठीक है हो जाएगा कैपिलरी के थ्रू। तो यहाँ क्या है कि जो चेयरमैन साहब अगर आपको कुछ हिंट दे रहे हैं तो उस पर गौर करना ज़रूरी है। क्या है कि हम नॉर्मली क्या होता है अपने ही फ्लो में होते हैं और हम सामने वाले की बात को गौर नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरव्यू में आदमी को खुद में भी सोचना है, अंदर अंदर सोचना भी होता है आंसर उसका, और सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, तभी ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं उस पर सही आंसर दे पाएंगे। जहाँ जहाँ तक बात है इसके आंसर का, तो ऑब्वियसली ट्रांसपीरेशन सही आंसर था, बट क्या हुआ कि कई सारे मॉक इंटरव्यू देते देते कई तरह की बातें आपको इंस्ट्रक्ट की जाती है, सजेशन दिए जाते हैं कि जब डाउट में हो तो मत बोलो। तो ठीक है मत बोलो वो बात सही है, लेकिन जब डाउट में हो तो आप परमिशन लेके बोल सकते हैं कि सर मुझे कुछ आइडिया है इसके बारे में, अगर आपको परमिशन हो तो मैं इसको बता सकता हूँ। तो ऐसा बोल के आप जब डाउट में हो तो बोलना बेहतर है, क्योंकि आपको वहाँ हिंट उन्होंने पहले ही दे दिया कि छोटे प्लांट्स के लिए ठीक है हो सकता है, बड़े प्लांट्स के लिए क्या होगा, और आपके दिमाग में स्ट्राइक कर भी रहा है कि हाँ ये ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉसिबल है। ऑब्वियसली आपने ट्रांसपीरेशन उसे एट्रीब्यूट है कि नहीं है ये आप नहीं जानते होंगे, एग्जैक्टली पढ़ा नहीं होगा, बट कॉन्सेप्चुअली आप ऐसा सोच सकते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा करना चाहिए, जो कि मेरे से भी गलती हुई, मैंने भी सिर्फ अपने ही फ्लो में रहा। और जब उन्होंने दोबारा जब मैं कुछ नहीं बोल रहा था तो उन्होंने फिर दोबारा ये रिपीट कर दिया कि या फिर बड़े प्लांट्स के लिए भी कैपिलरी से हो जाएगा। तो मैं अपने फ्लो में था तो मैं यही बोल दिया कि हाँ सर बड़े प्लांट्स के लिए भी हो सकता है। मैं उसका आंसर जानते हुए भी गलत कर गया। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं जो अमूमन सबसे हो सकती है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ऐसी गलतियों से आप बच सकते हैं, और फिर आपका इंटरव्यू ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा इंटरव्यू साबित होगा अगर एक छोटी छोटी चीज़ों से गलतियों से अगर बच जाए आप तो, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट है, बट इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण आप इंटरव्यू में नॉलेज होते हुए भी आप अपने आप को वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो
ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अगर बात करें इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा 10 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस रहा है पावर प्लांट्स में और इंडियन रेलवे में, उस बेसिस पर मैं एक जो जनरल अप्रोच से आपको बताना चाहूँगा कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू का प्रिपरेशन का जहाँ तक बात है, तो आप जो एक्ट्स है, मोटर व्हीकल एक्ट जितने हैं, वो पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। जो पॉल्यूशन के क्राइटेरिया है, जो भी जो आपका पीयूसी, जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है व्हीकल के लिए, उसके नॉर्म्स जानना जरूरी है, क्योंकि एक आप आम जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है। और जब बात आम जिंदगी से जुड़ी हो जाती है, तो फिर आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि सर ये तो साइंस की चीज़ें हैं, हम तो इसको नहीं पढ़े। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं, बट जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं, उसको तो आपको पता होना ही चाहिए, और ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछे जाए। ये हो गया। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि पेट्रोल के डिफरेंस, जो क्रूड ऑयल से जो पेट्रोल या और भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, ये कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे इसका आंसर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेन फंडामेंटल क्या है। तो ये ऐसी जो बेसिक क्वेश्चंस है जिसको साइंस और नॉन साइंस से आप नहीं जोड़ सकते। ये एक जनरल चीज़ें हैं जो कि आप सोच सकते हैं ऐसी ऐसी इन सब चीज़ों को। उसके अलावा जो रिसेंट में जो भी योजनाएं हैं इससे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट की, जैसे ग्रीन टैक्स हो गया, ये सब जो भी नई नई चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में है, वो सब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसमें आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। हो सकता है साइंसी क्वेश्चन एफआरओ की तरह ना पूछा जाए, ज़्यादा जो मतलब आपको बोल सकते हैं कि पॉलिसीज़ और ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें, या करंट अफेयर्स जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो पॉल्यूशन से या मोटर व्हीकल से, जैसे आपको बता दूं कि फ्लैक्सी फ्यूल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल्स में देखने की ज़रूरत है। या फिर न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में काफ़ी अभी चर्चा में है, तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा तब, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जनरल है और ये सब चीज़ें न्यूज़ में हमेशा बनी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। और ईएसआई एक बहुत अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 212 पोस्ट है, तो एक काफ़ी अच्छा मौका है एक डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए। तो इस मौके को अच्छे से भुनाएं। अब आपके पास समय भी काफ़ी है और एक आइडिया भी है आपके सामने, क्योंकि जब एफआरओ का इंटरव्यू हुआ तो बीपीएसएससी का फर्स्ट ऐसा पोस्ट था जो कि इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था। तो अभी आपके पास एक आइडिया भी है बेस्ड ऑन एफआरओ एक्सपीरियंसेस कि ईएसआई का नेचर क्या हो सकता है इंटरव्यू का। तो नेचर की जो आपको काफ़ी पहले कई सारे जो यूट्यूब वीडियोज़ में आपने देखे भी होंगे। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो जैसा हम लोगों ने एफआरओ के इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ग्रुप बनाया था, तो उस ग्रुप के माध्यम से हम लोग आपस में मॉक इंटरव्यू आपस में एक दूसरे का लिया करते थे, तो वो काफ़ी कारगर साबित हुआ था। तो उस चीज़ को आप ईएसआई के लिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑनलाइन हो सके तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी कंडक्ट कराते हैं, तो वहाँ पर देना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, इससे क्योंकि इसमें आपकी अभी कमियाँ समझ में आएंगी कि आप कहाँ कमी कर रहे हो। दूसरी यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो मॉक इंटरव्यू में आपको जो भी मॉक ले रहे हैं, उन्होंने जैसा बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। आपको खुद का भी एक सोचना है, उसको दिमाग लगाना है कि हाँ, जो वो बोल रहे हैं वो उस स्थिति में लागू होती है कि नहीं। जैसे कोई भी आपको मॉक इंटरव्यू में यही बोलेगा कि अगर डाउट में हो तो मत बोलो, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें मैं यही बोलूँगा कि अगर डाउट में हो ठीक है, आप ऐसे अगर कुछ भी आइडिया नहीं हो तो मत ही बोलो। लेकिन अगर आपको आइडिया आ रहे हैं दिमाग में, अगर कॉन्सेप्चुअली आप सोच रहे हो, लॉजिकली आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, तो बिल्कुल आप उनसे परमिशन लेके बोलो, क्योंकि 90% चांसेस है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोच के बोल रहे हो तो वो सही होगा। और अगर परमिशन लेके अगर पूछ के आप अपना आंसर बताते हो, तो अगर सही होता है तो अच्छी बात है। 10% अगर रॉन्ग भी होने के चांसेस है तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो मैंने गौर की इंटरव्यू में, कि जैसे जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे रहे हो, तो होता है कि इंटरव्यू के जो मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर, वो आपको बीच में इंटरप्ट करें। तो हो सकता है आपने पूरा आंसर नहीं दिया हो उसमें,
जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक पावर इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया है, तो उसका क्या एप्लीकेशन है, करोगे आप अगर एफ में सेलेक्ट होते हो तो यहाँ मैंने जो बोलना शुरू किया था कि सर कि मैं ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकता हूँ, और जैसे बिहार एक वाटर सफिशिएंट स्टेट है, लेकिन वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि नॉर्थ बिहार में प्रचुरता है पानी की और साउथ बिहार में सूखे की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं एक इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ सर ने मुझे इंटरप्ट, और भी मैं चीज़ें बोलना चाह रहा था कि हाँ, कि वेस्ट टू एनर्जी को मैं प्रमोट करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अलावा एक जो मैंने बीटेक में जो सीखा है, तो एक साइंटिफिक अप्रोच जो मेरे अंदर डेवलप हुई है ड्यूरिंग बीटेक एंड ड्यूरिंग माय 10 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वो मेरे काम के हर पहलू में मुझे बेहतर तरीके से काम करने में सहायक सिद्ध होगी सर। तो ये वाला जो तीसरा वाला जो पॉइंट है, उससे पहले ही सर जो मैंने 2 पॉइंट बोला था पहले कि ग्रीन एनर्जी और इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट को प्रमोट करूंगा, तो उसी के दो पॉइंट के बाद उन्होंने इंटरप्ट कर दिया कि ये सब चीज़ें तो डेवलपर का काम है, आपका एफआरओ का काम, बीइंग एफआरओ आपका तो इसमें कोई रोल नहीं हो। तो मैंने जब इंटरप्ट किया तो सर को मैंने बोला कि सर नहीं ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट विदाउट अप्रूवल हमारे रेंज में हमारे अप्रूवल की ज़रूरत होगी इन सब कामों में। तो ऑब्वियसली मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट करूँगा सर वहाँ पे अपने स्तर पे। तो बाकी की चीज़ें जो भी मैंने आपको पॉइंट बताई कि मैं और चीज़ें बोलना चाह रहा था, जैसे वेस्ट टू एनर्जी को प्रमोट करूँगा सर। उसके अलावा जो साइंटिफिक जो टेम्पर मेरे अंदर डेवलप हुआ है ड्यूरिंग बीटेक स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस, उससे मुझे हर काम को और बेहतर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से निभाने में सहायता मिलेगी। तो ये सब कुछ पहलू थी जो मैं उस जो इंटरप्शन के बाद मैं दिमाग से ही बाहर हो गया कि मुझे ये सब चीज़ें बोलनी है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब इंटरव्यू बोर्ड आपको इंटरप्ट कर रहा है तो जो फ्लो में है आप उसको फिर उसके बाद कंटिन्यू करना है उस आंसर को। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू चेयरमैन या बोर्ड मेंबर ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये इसका कंसंट्रेशन क्या है, कोई डिस्ट्रैक्शन के बाद वो अपने जो भी फ्लो था उसको मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने इतनी सारी मॉक इंटरव्यूज़ देने के बावजूद मुझसे ये गलतियाँ हुई। लेकिन जब गलतियाँ हुई तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप उस पर वर्क करके इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक सच्चाई है, एक ट्रूथ है कि जब आप एक ग्रुप में जब खुद के कंपटीटर से जब ये सब मॉक इंटरव्यू होता है तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी बातें आपको ना भी बताए। कुछ होते हैं अच्छे लोग जो आपको ट्रूथफुल फीडबैक देंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो सही बात ना बताए, सही स्ट्रैटेजी ना बताए। बट फ्रेंड्स, मेरा ESI में नहीं हुआ है, तो यहाँ ऐसी डाउट की कोई बात नहीं रख सकते आप। मैं आपको जो भी बताऊँगा अनबायस्ड होकर ही बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू नो डाउट बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा, और चांसेस है कि आप 80 to 90% भी स्कोर कर सके, बशर्ते कि आपका नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए। अगर अपनी बात करूं मैं, तो मेरा नॉलेज बेस अच्छा रहते हुए भी मैं कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे वर्क नहीं किया था। शायद इसलिए क्योंकि मुझे इस बात पर किसी ने टोका नहीं ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू, जो भी चीज़ें हैं। बाकी जो कमियां थी कि मैं बहुत चेहरे पे स्माइल नहीं ला पाता था, ये सब इन सब पे वर्क किया मैंने, तो इसका मुझे प्रभाव भी दिखा वहाँ। मैंने बहुत कूल रहा वहाँ पे इंटरव्यू में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अगर जहाँ तक कंटेंट्स की बात है इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू के लिए, तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊँगा फ्रेंड्स। और इतना है कि मैं आपको एक बेहतर गाइडलाइन दे पाऊँगा ESI के जॉब के लिए, क्योंकि ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो इसका जो डीलिंग है उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व है। क्योंकि एक ESI जब आप बनते हैं तो आपको एक पॉल्यूशन को भी चेक करना है कि गाड़ी के थ्रू पॉल्यूशन क्या हो रहा है, तो पॉल्यूशन के पैरामीटर्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो फ्यूल है, फ्यूल की से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है या बेसिक साइंस जो रिलेटेड है फ्यूल से, जैसे आपसे पूछ सकता है इफ़िशियंसी का क्या मतलब होता है, तो आप ये तो आप कोई भी किसी से ही पूछा सकता है। इफ़िशियंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट,
इस तरह से एक जनरल क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है, तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा फ्रेंड्स। फ़िलहाल के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे सुनते सुनते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। अगर पसंद आएगा तो बिल्कुल आप लाइक करिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, जिससे कि मैं अपने आप को और बेहतर इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि ये मेरा जस्ट स्टार्ट है इस यूट्यूब वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।